नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लगातार विषय भी अब उठा रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप विधायक भी हैं टिहरी से, किस तरह के क्षेत्र में विकास कार्य गति पर हैं, किस तरह से कार्य जारी हैं अभी टिहरी लोक विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो? नहीं गर्ग साहब, बहुत धन्यवाद आपका। और कितना अच्छा विषय भी। और आप हुए गर्ग साहब, मैं हो गया गर्ग गोत्र। देखो तो हमारा एक पहले से पता नहीं प्रभु ने क्या सामंजस्य बिठाया है। देखिए, टिहरी के लोगों ने इस देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए टिहरी बांध के रूप में। दूसरा, टिहरी का क्या है कि माधो सिंह भंडारी जी, जिन्होंने चीन तक जो है कब वो है विजय प्राप्त की, तब चाहे वीर गब्बर सिंह जी हों, तब चाहे श्रीदेव सुमन जी हों, और आज जो है ये राज्य अगर बना है तो ये टिहरी का संघर्ष है। अगर इंद्रमणि बडोनी जी नहीं होते तो मेरे विचार से ये राज्य भी नहीं बनता। हो सकता है मुझे तो विधायक बनने का मौका उत्तर प्रदेश में भी, मुझे तो 85 में कह दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए, मैं लड़ा नहीं। लेकिन बहुत से लोग, तब चाहे हमारे जितने मुख्यमंत्री हुए हैं, नारायण दत्त जी को छोड़ करके, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके, उसी तरह से तब चाहे हमारे चीफ सेक्रेटरी हों, तब चाहे हमारे डीजी हों, तब चाहे हमारे कोर्ट से संबंधित लोग हों, चीफ जस्टिस हों, और बहुत सी जो भी लोग इस समय संवैधानिक पदों पर हैं, तो उसका श्रेय अगर जाता है तो टिहरी की महान जनता को जाता है, उत्तराखंड की महान जनता को जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी और हमारे उन सब साथियों को जाता है। इसलिए हमारा फोकस टिहरी पर है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बातचीत हुई और मैंने उन्हें सुझाव भी दिया है कि अकेला टिहरी, इतनी बड़ी वाटर बॉडी आपके पास कहीं है नहीं। वो जितना हमारा राज्य का इस साल का बजट है, इतना रेवेन्यू अकेला टिहरी बांध दे सकता है, अभी भी दे रहा है। अभी भी लगभग 1400 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, 1000 मेगावाट। इस देश का पहला पीएसपी, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, वो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ही हमारी कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी उसका देश को जो है समर्पित करें। तो उसी हिसाब से हमारी कोशिश है, और मैंने पहले भी वहाँ पर कोशिश की कि वो एजुकेशन का हब बन सके। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, और अब जो है परसों ही हमारे यशस्वी जो ऊर्जा मंत्री हैं मोहन लाल जी आए थे, और मैं उनका आभारी हूँ, और मुख्यमंत्री जी का भी। उन्होंने ये कहा है कि देखो, जिंदा रहने के लिए पहले ऑक्सीजन, फिर पानी, फिर अन्न, और उसके बाद कोई बीमार हो तो उसका इलाज ठीक हो जाए। तो एक अच्छा विश्व स्तरीय जो है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की मोहनलाल ठक्कर जी ने एक नींव रखी है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है, तब चाहे हमारा युवा वर्ग हो, तब चाहे महिलाओं के लिए हो, जो सरकार की जितनी योजनाएं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम उसको एक पर्यटन का, अभी हम लगभग 1200 करोड़ रुपए उस पर खर्च करने जा रहे हैं। रिंग रोड वहाँ बनने जा रही है, तो उससे प्रदेश को लाभ हो सके, और प्रदेश को लाभ होता है तो पूरे देश का भी लाभ होता है। तो इस तरह से कोशिश है कि वो एक मॉड्यूल बन सके जो है, और उसके साथ में कि मध्य हिमालय का विकास कैसे होना चाहिए, क्योंकि वहीं से गंगा और यमुना नदी भी, और माँ गंगा ने तो वहीं जन्म लिया है देवप्रयाग में। तो इसलिए एक गंगा सागर तक एक नई विकास की, सकारात्मक विकास की, इंक्लूसिव विकास की एक धारा बह सके, उसकी कोशिश जो है पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो वैसे ही उत्तराखंड के प्रति असीम स्नेह है, माँ गंगा के प्रति। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में हम उसको एक लोग कह सके कि अगर विकास हुआ है तो टिहरी में हुआ है। पूरे जिले की बात कर रहा हूँ मैं, खाली टिहरी विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ।
सर, जिस तरह से टूरिस्ट पैलेस है, अब उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर टूरिस्ट पहुँचते हैं, वहाँ पर बोटिंग का लाभ लुत्फ़ भी उठाते हैं, तो किस तरह से अब उसको और डेस्टिनेशन के रूप में आप विकसित कर रहे हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन बना सकते हैं, तो क्या इस ओर भी फोकस जा रहा है? नहीं, बिल्कुल अभी हमने और भी वहाँ पर जो बोटिंग पॉइंट्स हैं और उसमें हम कोटेश्वर झील को भी ले रहे हैं, तो और भी वहाँ पर बोटिंग पॉइंट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे वाटर स्पोर्ट्स हैं उस पर भी जो है हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी एकेडमी बना रहे हैं। और तीसरा जो है, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारा मसूरी से और चंबा तक एक पर्यटन के क्षेत्र में वो एक बड़ा जो है वो क्षेत्र बन गया है, तो उसको आगे हम देवप्रयाग तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे एक तो पलायन जो है उस पर रोक लग सके और लोगों की जो है आमदनी बढ़ सके, लोगों को सुख सुविधा मिल सके। सर, राजनीति से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है, क्योंकि आपने लंबे समय बीजेपी में भी दिया है और कांग्रेस में भी दिया है। पांचों लोकसभा विधान जब इलेक्शन होते हैं तो पांचों लोकसभा बीजेपी के पास रहती है, लेकिन वहीं जब उपचुनाव होते हैं राज्य में, हालांकि ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, तो वो दोनों सीटें कांग्रेस जीत जाती है। इस पूरे पहलू को आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अब उपचुनाव में मेरा उसमें कहीं पर जो है मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इसलिए उसमें क्या परिस्थितियाँ बनी। अच्छा, मेरी एक आदत ये है कि मेरे पास जो काम होता है, जैसे आज के दिन में टिहरी विधानसभा के लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, उनके सिर का जो बोझ है, वहाँ की महिलाओं के चेहरे पर हम खुशी ला सकें, उनके सिर का बोझ कम कर सकें, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं देहरादून में तो हूँ ही नहीं, तो इस बारे में हमारा पार्टी का कोई आधिकारिक व्यक्ति कुछ कह सकता है उपचुनाव के बारे में, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने उसका विश्लेषण किया नहीं। अच्छा सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 3 साल का अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया है। किस तरह की बड़ी उपलब्धियां आप मान रहे हैं उनकी? नहीं, वो हर क्षेत्र में, एक तो पुष्कर जी, जैसे देखिए है ना, पुष्कर तीर्थ अकेला है पूरे विश्व में, नाम के अनुसार उसी तरह से 3 साल में उन्होंने अप्रतिम काम किया है। सहज सुलभ हैं, किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंट्रल लीडरशिप का उन पर अगाध आशीर्वाद और विश्वास है और वो उस हिसाब से इस प्रदेश को विकास की तरफ भी ले जाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगला जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से जितनी सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं उससे ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे। आपने देखा होगा एक अजात शत्रु की तरह जो है, यहाँ तक कि विपक्ष भी उनकी कोई आलोचना नहीं कर पा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से, किस बुद्धि चातुर्य से, राजनीति हो तब चाहे प्रशासन हो, उसको चलाने का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो हमारे लिए, इस उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक एसेट है। लेकिन सर, विवादों में तो भी फंसते फंसते बच गए। केदारनाथ मंदिर जो दिल्ली में बनाया जा रहा था, बुराड़ी में बनाया जा रहा था, उसका शिलान्यास या उन सब चीज़ों को कहा नहीं। अब जैसे मेरे एक बहुत बड़े भाई रहे केदारनाथ सिंह जी, बहुत बड़े साहित्यकार रहे। मेरे एक बड़े भाई सुल्तानपुर से और फिर बाद में गाजियाबाद से KN सिंह साहब, केदारनाथ सिंह जी रहे। अब ये धाम वाली बात अलग है, लेकिन मंदिर तो महादेव जी के और आप कहीं भी बना सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, कोई शंकराचार्य तो पुष्कर सिंह जी भी नहीं है, किशोर उपाध्याय भी नहीं है, तो इसलिए धाम तो 4 ही हैं। उसके अलावा अगर कोई कुछ कहता है, धाम बनाने की बात करता है, तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बात नहीं है। और अगर उन्होंने, किसी ने कोई कोशिश की है, उन्होंने तो स्पष्टीकरण भी दे दिया दिल्ली वालों ने। अब भगवान शिव के मंदिर बनाना कोई अपराध तो है नहीं। हाँ, उसमें अगर कहीं पर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो उन भावनाओं की रक्षा के लिए आप उसको अमेंड तो कर सकते हो ना, तो उन्होंने कह दिया। और अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने जब इनिशिएटिव लिया तो ये पूरे देश में जो है कहीं पर भी फिर जो है भगवान बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, हमारे जो और जो पुरी से लेकर के जितने धाम हैं,
उस पर कोई इस तरह की चेष्टा नहीं करेगा, तो एक अच्छी बात हुई। किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक विषय ये भी है कि नकल विरोधी कानून जब से बना, विपक्ष सवाल भी ये उठाता रहा है कि कानून बना दिया लेकिन अब परीक्षाएं नहीं करा पा रहे हैं आप लोग। नहीं, वो अगर कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे, कौन सी परीक्षा नहीं हो रही है, तो मैं खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके, क्योंकि जो परीक्षाओं का विषय है वो संवैधानिक संस्थाओं के पास है, वो हमारे पास तो, सरकार के पास तो है नहीं। तो जो कमीशन की जितनी परीक्षाएं होनी है या अधीनस्थ वो होनी है, तो वो तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, और उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष के पास कोई सुझाव है कि ये परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, सरकार उसमें संवेदनशील है और हम निश्चित रूप से उन परीक्षाओं को करवाने का काम करेंगे। सर, धर्मांतरण कानून उत्तराखंड के लिहाज से कितना ज़रूरी था? आपकी सरकार लेकर के आई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं बधाई देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिस तरह की, बल्कि मैंने जो इससे पहले की सरकार थी, मैंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से कहा था कि मैंने कहा यहाँ जो डेमोग्राफी जिस तरह से चेंज हो रही है उस पर हमको जो है विचार करना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैंने लिखित में भी कहा, धर्मांतरण एक बड़ा भारी जो है ये कोड है, और जिस तरह से लालच में, जिस तरह से मजबूर करके इस तरह के प्रकरण किए जाते हैं, उसको रोकने का अगर मुख्यमंत्री जी ने और उत्तराखंड ने एक अच्छा प्रयास किया है, और आज यही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी प्रशंसा हो रही है, तो एक अच्छा काम किया, उसके लिए सब लोगों को उनको जो है धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन सर, वर्तमान में भू कानून की मांग बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है उत्तराखंड में। इस ओर क्या कदम राज्य सरकार उठा रही है या फिर आप क्या कुछ कहेंगे सर? मैं तो देखो, उस बारे में मेरा तो स्पष्ट मंत्र रहा है जल जंगल ज़मीन के बारे में, और उसमें जो हमारा उत्तराखंड या मध्य हिमालय का जो हमारा योगदान है, उसका अभी तक हम ढंग से जो है आकलन भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो अभी हमारी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी बैठक हुई, उस हिमालय और उत्तराखंड के सरोकारों को जिस तरह से उन्होंने उठाया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और निश्चित रूप से इस पर एक नया विचार पैदा हुआ है। हम तो 84-85 से हिमालय, गंगा और उन सब इशूज़ पर, वनों पर जो है काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक अच्छा विचार दिया जिसमें कि हम भी शामिल थे, जो ग्रॉस एनवायरनमेंट जो उसका है प्रोडक्शन का जो बात है, तो हमारा जो योगदान है उसको अभी तक अकाउंट फॉर नहीं किया गया है। तो इससे एक नई सोच बन रही है। भूटान ने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रल स्टेट हैं, राज्य वो हैं, राष्ट्र हैं, तो उनको पूरे विश्व से फ़ायदा हो रहा है। तो हमको भी जो मध्य हिमालयी राज्य हैं उस तरफ अपने को जो है फोकस करना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि अब जब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, पानी और अन्य तीनों, तो हमारा तो बड़ा भारी योगदान है उत्तराखंड के लोगों का। तो उस हिसाब से तो हमारे तो घर जो है सोने के हो जाने चाहिए, जो हमारा योगदान है उस हिसाब से। लेकिन उस पर अब विचार हो रहा है, समय लगता है हर बात में। मैंने तो बहुत बड़ी कोशिश की कि एनडीसी में इन मामलों को उठाया जाए। इस बार उन्होंने उठाया, इसके लिए पुष्कर सिंह धाम जी का बहुत धन्यवाद। सर, यूसीसी आप लोग लेकर के आए हैं, कितना फ़ायदा उत्तराखंड के लोगों को इसका मिलने जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। और विशेषकर जो महिलाएं हैं और जो इस राज्य की प्राण हैं, प्राण शक्ति हैं, आधार हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें तब चाहे संपत्ति के विषय हैं, तब चाहे वैवाहिक विषय हैं, तब चाहे संतान की रक्षा के अधिकार हैं, वो सारा का सारा जो है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की गाइडेंस में उन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें महिलाओं को, हमारी बहनों को होना है। और मैं तो भाई इस पक्ष में हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को लोकसभाओं में, विधानसभाओं में आरक्षण की जो बात की है, पास करवाया है, मैं तो एक बार मैं जब एक पार्टी का अध्यक्ष था तो मैंने कहा भाई, जब महिलाएं घर को संभाल सकती हैं अच्छी तरीके से, तो इस बार ऐसा करूँगा कि 70 के 70 टिकट महिलाओं को दे दो, क्या बुराई है उसमें। बहुत अच्छे तरीके से राज्य को भी संभाल लेंगी, विधानसभा को संभाल लेंगी। तो अगर नया नव प्रयोग धर्मी होना है उत्तराखंड को, तो इस पर विचार करना चाहिए।
तो सर किस तरह से देख भी रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष तो इस पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब यूसीसी लेकर के अगर आप आ ही रहे हैं तो पूरे देश में लेकर के आइए, केवल उत्तराखंड को ही आप क्यों चुन रहे हैं, उत्तराखंड को ही आप क्यों प्रयोगशाला बना रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने कहा है और मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से वो अपेक्षा कर सकते हैं कि उनको लेकर के अगर वो पूरे देश में चाहते हैं ये तो प्रधानमंत्री जी के पास जाएं और मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भाई इन सब को लेकर के जाइए और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे पूरे देश में यूसीसी लागू करो। तो अच्छा विचार है, लेकिन उसमें आगे कदम तो उन्हीं को बढ़ाना है ना। सर केदारनाथ बचाओ यात्रा भी चला रहे हैं इन दिनों कांग्रेसी नेता, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे। नहीं देखो, ये केदारनाथ जी जब अगर संकट में होंगे तो किशोर उपाध्याय क्या कोई भी पार्टी किसी चीज़ को नहीं बचा सकते ना। उन्होंने कहा कि हम केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ, तो इसका मतलब वो शंकराचार्य जी से भी बड़े हो गए हैं, वो महादेव जी से भी बड़े हो गए हैं। और इस तरह से अगर वो अपने को जो है भगवान से भी बड़ा मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनकी रक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं। अब अगर उनको कुबुद्धि दी है ऊपर वाले ने तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर अंतिम सवाल यह है कि आपने ऑल वेदर रोड बनाई, लेकिन जिस तरह से अब पहली बरसात के बाद ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जगह जगह रोड के रोड ढह गए हैं, ऐसे में क्या मान रहे हैं कि क्या वजह इसके पीछे की मान रहे हैं आप लोग। उसमें ये मानता हूँ और हमने कहा भी है, हमने तो लिखित में बोला है उस समय भी और अब भी मैं कहता हूँ कि सरकार की बहुत अच्छी जो है वो सोच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने चार धाम को सड़क के साथ साथ हवाई यात्रा से भी और रेल मार्ग से भी जोड़ने का, बल्कि मैंने अभी उसमें एक छोटा सा वह है लकुना है कि जो लोग चार धाम जाएंगे, जैसे यमुनोत्री गंगोत्री से जाएंगे तो उनको यहाँ नीचे आना पड़ेगा ऋषिकेश ना। तो मैंने ये कहा है कि भाई आप जो है जो माधो सिंह भंडारी जी का जो गांव है वहाँ से लेकर के मलेथा से लेकर के और यहाँ टेहरी तक जो है वो बीच में एक लिंक उसको जोड़ दीजिए, तो उससे लोगों को परेशानी नहीं होगी। रेल से भी उसको जोड़ा जा रहा है। जहाँ तक ये नेशनल हाईवे का सवाल है, इसमें मुझे ये लगता है कि जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने जितना ध्यान देना था उतना ध्यान नहीं दिया। आपने एकदम हॉरिजॉन्टल जो है ना पहाड़ों को काट दिया, जबकि आपको स्लोप में काटना चाहिए था, तो उससे इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। अब उसको संभालने का काम किया जा रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है। कई बार होता है कि हम लोग उतना ध्यान देते नहीं, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी तो है जिनके लिए सड़क बन रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, इस स्लोप को आप सीधा मत काटिए, इससे परेशानी होगी। उससे दो परेशानियाँ होती हैं, एक तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो कैसे जो है जाएगी, और दूसरा जो है अगर आप खड़ा पहाड़ काटेंगे तो वो जो है कभी भी गिर सकता है, स्लोप में काटेंगे तो वो गिरता नहीं है। तो अब उसको सुधारा जा रहा है, अच्छी बात है। जो कमियां रही हैं उसको दूर किया जाएगा। प्रदेश में कांवड़ यात्रा ये भी बड़ी संख्या में है, कांवड़ यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे। नहीं, हमारे यहाँ जितनी यात्राएं होती हैं उसको हमको थोड़ा सा, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है, उसको नए विचार से जो आज का जो ग्लोबल वार्मिंग वाला जो विषय है, हमारे कांवड़ यात्री आ रहे हैं और कोई न कोई त्यौहार होता ही रहता है। सोमवती अमावस्या है, पूर्णमासी है और बहुत से जो त्यौहार हैं, और उसके साथ में जो है अभी कुंभ मेले भी लगते हैं हमारे यहाँ, अर्ध कुंभ भी लगता है, पूर्ण कुंभ भी लगता है। जो मैन पावर आती है, हमने पिछले वाले 2009-10 में एक कोशिश की थी सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ, उन लोगों को प्रेरित किया जाए। क्या वो लोग जो है जो यहाँ आ रहे हैं माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए कि हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप क्षय हो जाएंगे, उसके लिए वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो हमने कहा था कि भाई वो एक कोशिश ये कर सकते हैं, आप आ रहे हैं तो कम से कम एक वृक्ष जो है साथ के साथ में जो है वो दान करने का काम करें, लेकिन कम से कम 25 साल तक वो वृक्ष जिंदा रहे उसकी भी व्यवस्था करें। तो इस तरह से नई तरीके से कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी जो है व्यवस्था सरकार ने की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। उसी तरह से और भी व्यवस्थाएं आगे होंगी, लेकिन उसको हम एक सकारात्मक, खाली आध्यात्मिक की नहीं, धार्मिक की नहीं, बल्कि उसको हम
माँ गंगा और हिमालय बचाने से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो लोग हैं उसमें जो जिनमें शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, जो क्षमता है, उसका उपयोग जो है गंगा और हिमालय को बचाने में किया जाना चाहिए। सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए किशोर उपाध्याय जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे।